नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भाजपा के सदस्यता अभियान से जुड़ी खबर के साथ। भाजपा का सदस्यता अभियान कल से शुरू हो रहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सदस्य बनेंगे और इसके बाद राज्यों में सदस्यता का नवीनीकरण किया जाएगा। राज्य में सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि सीएम भजनलाल, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्षों समेत सभी नेता कार्यकर्ताओं की सदस्यता का नवीनीकरण होगा। बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण जी, 6 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है, पार्टी किस तरह से इस चुनाव में जा रही है और तैयारियां किस तरह की हैं आपकी? देखिए, संगठनात्मक दृष्टि से हमारी वार्ड की, शक्ति केंद्र की, मंडल की सब बैठकों को हम पूरा कर चुके। इन सब बैठकों में अभी पिछले दिनों ही पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, राज्य के प्रभारी, सब प्रमुख कार्यकर्ताओं ने जाकर इन सब कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया है, इन चुनाव के बारे में चर्चा की है। जहां संगठन का विषय था, दूसरा विषय प्रत्याशी चयन। जब भी चुनाव का समय आएगा, भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी चयन करेगी। उसके बाद हम प्रचार को एक सिस्टमेटिक तरीके से गति देने का काम। दौसा की ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी जिताऊ चेहरे की तलाश में जुटी है। आपका टिकट काट दिया गया था विधानसभा चुनाव के दौरान। क्या आप भी एक दावेदार हैं? अगर पार्टी टिकट देती है, मान लीजिए आपको, तो क्या चुनाव लड़ने के लिए तैयार है अरुण चतुर्वेदी? भारतीय जनता पार्टी सभी 6 सीटों पर जिताऊ आदमी को टिकट देगी। और जहां तक मेरा विषय है, मेरा टिकट काटा नहीं था, सिविल लाइन से किसी और कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दिया, इसलिए मेरा विषय नहीं है। पार्टी ने मुझे, आपने देखा लगातार उस चुनाव के बाद भी, लोकसभा का चुनाव हो, संगठन के कार्यक्रम हो, जो काम पार्टी मुझे देती है उस काम को जितनी मेरी शक्ति सामर्थ्य है, उस शक्ति सामर्थ्य के हिसाब से पूरा करने का प्रयास मैं करता हूँ। 84, देवली उनियारा, खींवसर, झुंझुनू, ये सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी की राय आसान नहीं मानी जा रही। तो ऐसे में किस तरह से आप लोगों ने प्लानिंग की है, स्ट्रेटजी प्लान की है कि आप लोग यहां पर चुनाव जीत जाएं? विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लोग बार बार कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं वाली है। हम 115 सीट के साथ जीत करके सिंगल यूज प्लास्टिक नकारात्मक परिणाम के कई रिसर्च सामने आने के बाद देश के साथ ही प्रदेश में भी सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन कर दी गई है। लेकिन प्लास्टिक है कि ऐसी चिपकी कि गुलाबी नगरी का दामन छोड़ने को तैयार नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। पिंक सिटी से चिपकी प्लास्टिक, चारों तरफ सिंगल यूज प्लास्टिक, शासन के निर्देश धरातल पर फेल। चारों तरफ हर गली मोहल्ले में खुल्लम खुल्ला धड़ल्ले से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग हो रहा। राजधानी में बरसात के दौरान नाले नालियां प्लास्टिक से अट गए। रिकॉर्ड तोड़ जल भराव हुआ। वन विभाग ने विधानसभा में भी कहा कि हम दूसरे राज्यों से आने वाले प्लास्टिक को रोकेंगे, फिर भी ये नहीं रुक रहा। राजस्थान सिंगल यूज प्लास्टिक की मार झेल रहा है। राजधानी जयपुर जिस तरह से जाम हुई, जलमग्न हुई, उसके अंदर काफी बड़ा रोल सिंगल यूज प्लास्टिक का, पॉलीथीन का, थैलियों का था, जो कि कचरे के साथ बहते हुए उन तमाम रास्तों को ब्लॉक करती हुई चली गई जहां से जल प्रवाह हो सकता था। जयपुर में ये तमाम चीज़ें अब होने लगी है। पहले एक दौर था जब ये प्लास्टिक नहीं था तो इस तरह की परेशानियां नहीं हुआ करती थी, लेकिन लोग जागरूक नहीं है, थैली का इस्तेमाल करते हैं। प्रदेश की राजधानी जयपुर प्लास्टिक की गिरफ्त में है। हर जगह कचरे के ढेर हैं और ढेर में प्लास्टिक के वर्चस्व से लग रहा जैसे प्लास्टिक राजधानी को खा जाएगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में हर दिन 1100 टन से अधिक अवैध प्लास्टिक का वेस्ट जनरेट हो रहा, जबकि 2010 में राजस्थान में प्लास्टिक को बैन किया था। जयपुर में 290 मीट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट। प्रदेश में सालाना 60,000 टन निकलता है प्लास्टिक कचरा। प्लास्टिक कचरे का सही ढंग से नहीं हो रहा निस्तारण। भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगा दिया है प्रतिबंध। टास्क फोर्स ने सिर्फ 1955 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक किया जब्त। निगम ने 22 लाख रुपए का वसूला जुर्माना। प्लास्टिक कचरे को लेकर नियम अनुसार सख्ती बरतने का भी आदेश था, जिसके मुताबिक प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल करने वालों का चालान करने, जुर्माना वसूलने और आवश्यकता पड़ने पर सीजर की कार्रवाई करने का आदेश था।
लेकिन सुस्त रवैये से प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक की भरमार है। आप प्रोडक्शन में बैन लगाइए ना, सोर्स पकड़ना चाहिए। तो वो तो सरकार ही बंद कर सकती है, बाकी तो सरकार ने तो बैन, लेकिन अमल हो रहा है क्या बैन पे? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। कैसे हो सकता है? ये कोई आइडिया नहीं है। लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा, थैला लाएं। वो तो बिल्कुल है, लेकिन बाकी नहीं हो पाता है। हम भी खुद दुकानदार हैं, हम खुद चाहते हैं कि मतलब बंद हो, लेकिन नहीं हो पाता है। कस्टमर चाहता है कि बिल्कुल हम हाथ खाली आए। और प्रदेश में हर दिन 15,000 मीट्रिक टन कचरा निकलता है, जिसमें से 20% वजन प्लास्टिक वेस्ट का शामिल है। वहीं जयपुर का टोटल वेस्ट 14 से 50 मीट्रिक टन है, जिसमें प्लास्टिक वेस्ट 290 मीट्रिक टन है। अभी भी डंपिंग यार्ड तक पहुंचने वाले कचरे में 20% तक प्लास्टिक निकल रही है। इस साल तेज बरसात में प्लास्टिक कचरे ने जमकर खूब नालों को जाम किया। और साथ ही जब प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ अभियान है, उसको हम और तेज कर रहे हैं ताकि गौ माता प्लास्टिक नहीं खाए, क्योंकि गौ माता जब प्लास्टिक खाती है तो उनके पेट से 30 से 40 किलो का जब पॉलीथीन निकलता है तो वो बहुत ही बुरा लगता है। और आम जन को भी वो कुछ इस तरह की हम फोटो जागरूकता के लिए कुछ क्रिएटिव्स वगैरह भी बनाए हैं, जिससे लोग देखकर और ये संकल्प ले पढ़ लें कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करें। एक और निगम ने प्लास्टिक के मामले में जुर्माने के नाम पर 22 लाख वसूले, तो दूसरी ओर इसी प्लास्टिक ने जयपुर नालों की सफाई पर खर्च 10 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पर पानी फेर दिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल नगर निगम, जिला प्रशासन और पर्यावरण विभाग सहित खुद वन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण मंडल पर उठ रहा है कि तमाम जिम्मेदार एजेंसियां आखिर कहां नींद निकाल रही है और कितनी गंभीरता से लिया जाता है। सभी विभाग बातें और दावे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन नतीजे सिफर होते हैं और हमारे हालात ऐसे होते हैं जैसे हम चारों तरफ देख रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सभी जिम्मेदार विभाग इस तस्वीर को देख करके संज्ञान लेंगे और पॉलीथीन बैन के लिए सख्ती से कदम उठाएंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और करेंगे बड़ी खबर का। झुंझुनू से बड़ी खबर है, नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सुल्ताना पुलिस ने आरोपी आसिफ को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया। आरोपी आसिफ को न्यायालय ने जेल भेजने के आदेश दिए। तो नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद आरोपी आसिफ को न्यायालय में पेश किया और इसके बाद न्यायालय ने जेल भेजने के आदेश दिए। इश्क के इजहार के बड़े जबरदस्त साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं समझते, इसीलिए दिन दहाड़े पिट जाते हैं। डिडवाना जिले के कुचामन सिटी से एक ऐसी ही खबर आई है, आप भी देखिए। आई लव यू कहना पड़ा भारी, लड़कियों ने की अच्छी खातिरदारी, इश्क का इजहार, पिट गया दुकानदार, मन चले की मरम्मत। दिलेरी दिखाने वालों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करने की परंपरा रही है, लेकिन यहां बहादुर बच्चियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनकी तस्वीरें धुंधली कर दी गई हैं। अब तक माना यही जाता रहा है कि स्कूल जाती लड़कियां अश्लील फब्तियां सुनकर चुपचाप घर आ जाएंगी और अपमान का घूंट पीकर रह जाएंगी, लेकिन बदलते वक्त के साथ लड़कियां फिक्रेबाजों को अपने परिजनों के हाथों नहीं बल्कि खुद अपने हाथों से पीट रही हैं। मन चले की मरम्मत के पहले लड़कियों ने दुकानदार की खूब लानत मलामत भी की। अब लड़कियों के हाथों पिट रहे दुकानदार की करतूत सुन लीजिए। मोबाइल रिचार्ज कराने पहुंची छात्रा, दुकानदार ने छात्रा को आई लव यू कह डाला, बदले में लड़की से अपने प्यार की हामी भरवानी चाहिए। दुकानदार ने कहा पहले आई लव यू बोलो, फिर मोबाइल करूंगा रिचार्ज।
अब आप ही बताइए, जिससे ना कोई जान पहचान हो, ना कोई मेल मुलाकात हो, उससे इश्क का इजहार कहां तक उचित है? दूसरी बात, पढ़ने लिखने निकली एक लड़की से एक तरफा इश्क पर मोहर लगवाने की ख्वाहिश कैसे किसी के गले उतर सकती है? इसीलिए लड़कियों ने दुकानदार को गली गली घुमाया और जमकर उस पर लात घूंसे बरसाए। भरपूर पिटाई के बाद लड़कियों ने दुकानदार को पुलिस के हवाले कर दिया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नागौर से महेंद्र बिश्नोई की रिपोर्ट। और मेरठ से खबर आई जहां पिछले दिनों खूब सुर्खियां रही। ये खबर थी बच्चों के शोषण की, उनके अश्लील वीडियो और ब्लैकमेलिंग की। अब इस केस में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस को शक है कि अश्लील वीडियो पॉर्न साइट के लिए बनाए जा रहे थे। हालांकि अभी यह कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि आरोपी अजीत कुकर्म के वीडियो पॉर्न साइट पर बेचने की तैयारी में था। अगस्त 2024 मेरठ। लोगों के मोबाइल पर अचानक एक वीडियो मैसेज आया। ये मैसेज ज्यादातर लोगों को व्हाट्सएप के जरिए मिला। वीडियो को जैसे ही लोगों ने प्ले किया तो सामने एक शर्मनाक करने वाला मंजर था। वो मंजर जिसे देख पूरे गांव में गहरी खामोशी छा गई। पश्चिम उत्तर प्रदेश की ये खबर उन माँ बाप के लिए बड़ा अलर्ट है जो माँ बाप अपने बच्चों के साथ मानसिक रूप से कनेक्ट नहीं है। मेरठ में एक युवक ने अपने शर्मनाक शौक को पूरा करने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों के साथ कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, उनके वीडियो भी बना लिया और ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू कर दिया। पहला वीडियो तो एक ट्रेलर था। इसके बाद एक एक कर कई अलग अलग वीडियो वायरल हुए। हर वीडियो में एक चेहरा कॉमन था, अजीत कुमार। सोशल मीडिया पर कुछ क्लिप्स वायरल हुई थी जिसमें युवकों को आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया था। इस पर एक बालक की तरफ से मुकदमा दर्ज उनके परिजनों ने करवाया थाने पर, जिसमें कि जो दोषी युवक है उसको गिरफ्तार किया है पुलिस ने। और इसमें ये सामने आया कि ये कुछ और युवक भी इस प्रकार की कृत्यों में शामिल थे। जैसे ही लोगों ने अपने बच्चे के शोषण का वीडियो देखा, पारा हाई हो गया। लोग मदद के लिए पुलिस के पास दौड़े। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि आरोपी अजीत के फोन में ऐसे 350 से ज्यादा वीडियो हैं। अब पुलिस उस घर में दाखिल हुई जहां ये वीडियो शूट किए गए थे, तो पता चला कि साल भर से आरोपी अपने घर में बने प्राइवेट रूम में लड़कों को नशे में लाकर उनके साथ दरिंदगी करता था। सीसीटीवी में पूरी अश्लीलता की रिकॉर्डिंग करता, बाद में वीडियो दिखाकर लड़कों को ब्लैकमेल करता। लिहाजा फौरन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। और यहाँ से शुरू हुई वो तफ्तीश जो गांव वालों के और भी होश उड़ाने वाली थी। जांच में पता चला कि अरेस्टिंग से पहले उसने सारे वीडियो डिलीट कर दिए हैं। लिहाजा फॉरेंसिक टीम की मदद ली गई और अब टीम इन वीडियो को रिकवर करने की कोशिश में जुटी हुई है। इन्हीं वीडियो से चेहरे मैच करते हुए पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि आरोपी अजीत 30 से ज्यादा लड़कों से दरिंदगी कर चुका है। हालांकि कई पीड़ित बेइज्जती के डर से सामने नहीं आ रहे। ब्लैकमेलर ने लाखों रुपए की ठगी की, लेकिन जब बच्चों ने रुपये देना बंद कर दिया तो उसने सोशल मीडिया पर ये वीडियो अपलोड कर दी। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि ये वीडियोस वो पॉर्न साइट पर अपलोड करना चाहता था, जिसके जरिए लाखों रुपए कमाने की उसकी मंशा थी। लेकिन उसके पहले ही पुलिस ने उसे धर दबोचा। न्यूज़ 18 की टीम शुरू से ही इस खबर को प्रमुखता से कवर कर रही थी। न्यूज़ 18 की ही खबर का असर था कि पुलिस ने खबर चलते ही आरोपी को गिरफ्तार किया और पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद जो खुलासे हुए उन्हें देखते हुए हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। मामला बेहद संगीन था। खबर देश के प्रमुख टीवी चैनल्स और अखबारों में सुर्खियां बन चुकी थी। न्यूज़ 18 की टीम जब पीड़ितों से मिली तो उन्होंने इस हैवान से जुड़े वो चौंकाने वाले खुलासे किए जो अब तक सिर्फ कैमरे पर ही कैद थे। मैं तो इतना कुछ होने के बाद ही पता चला कि ऐसा हो गया।
कौन आया था घर पे? पुलिस आई थी। क्या बताया पुलिस ने बताया कि आपके लड़के ने करा ऐसा, मतलब उसके साथ और तुम्हारी वीडियो वायरल होगी, ये होगा वो होगा। उसने कहा कि मम्मी मेरे पे से कम 20,000 रुपए ले लिए उसने। हाँ। क्यों देता था आपका बेटा पैसे उसको? वो वीडियो वो उसने बताया है कि मेरी वीडियो बन रही। उसने कहा उसे पता नहीं था कि मतलब ऐसा हो रहा, उसकी वीडियो बना रहा था। यानी दरिंदा अजीत नाबालिग बच्चों को टारगेट करता था, उन्हें पहले लालच देकर फंसाता था, फिर अनैतिक संबंध बनाकर उसका वीडियो बनाता, फिर शुरू होती थी ब्लैकमेलिंग। नाबालिग युवक गांव में अपनी इज्जत की खातिर अजीत को मुंह मांगी रंगदारी देते रहे, लेकिन जब इन युवकों ने रुपए देना बंद कर दिया तो अजीत ने उनके शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। तो अभी लगभग 10-15 दिन पहले सारी वीडियो ये वायरल होना शुरू हुई और सबके फोनों में पहुंची। मेरे पास भी फोन आया किसी का कि भैया ऐसे ऐसे वीडियो हैं, गांव के कुछ लड़कों के साथ गांव का एक लड़का ऐसे ऐसे कर रहा है, उनके साथ कुकर्म कर रहा है, ऐसी वीडियो ये वायरल हुई है। तो पहुंची मेरे पास, मैंने देखी, उसके बाद मुझे बड़ा मतलब ये चीज़ सोचने लायक भी नहीं थी जैसा हुआ। और उस घटना होने के बाद 2-3 दिन तक हम भी गाँव का माहौल देखते रहे कि शायद कोई क्या होगा, इसमें क्या कार्रवाई होगी। तो जो पीड़ित परिवार थे उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर दबाव बना रहा है ग्राम प्रधानपति, और वो कह रहा है कि इसमें तुम अगर घटना में मुकदमा दर्ज कराओगे तो मैं क्या है कि फैसला बैठा के करा दूंगा, इसमें चक्कर में न पड़ो, उल्टी तुम्हारे पर भी कानूनी कार्रवाई होगी, क्यों अड्डे में पड़ रहे हो, मानसिक रूप से परेशान है, हॉस्पिटल में एडमिट कराना है पड़ा है। उसने 2-3 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर लिए, उसकी वीडियो वायरल हो रखी। 6 पीड़ितों में 4 मुस्लिम और 2 हिंदू घर के लड़के हैं। हमने इन सभी से बात की, जिनमें से अधिकतर ने कहा कि वो अब गुमनाम ही रहना चाहते हैं, क्योंकि अजीत ने उनके बच्चों के साथ उन परिवारों की इज्जत भी तार-तार कर दी। नात रिश्तेदार, पड़ोसी और पास के गांव के लोग हम पर कमेंट कर रहे हैं और इन परिवारों का जीना अब दूभर हो चुका है। अभी सब लोगों को जानकारी ऐसा हो रहा था, ऐसा तो किसी ने सोचा नहीं था। जानकारी ये थी कि शायद ये शराब पिलाता होगा बच्चों को या शराब बेचता है। शराब बेचने के 2-3 बार मुकदमों में जेल भी जा चुका है और ये ग्राम प्रधानपति से छुड़ा के भी लेकर आ चुका है 2-3 बार शराब बेचने के मुकदमों से। तो सब ऐसे ही सोच रहे थे कि शायद नशा करता है, कराता होगा, पर ऐसा होगा ये किसी की जानकारी में क्या कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इतनी बुरी घटना होने वाली है। गांव के सब लोग एक मत होकर कह रहे हैं कि इसमें कानूनी कार्रवाई हो और बहुत बड़ी कानूनी कार्रवाई हो, या तो इसे उम्र कैद हो या फांसी की सजा हो, और इसे गांव से बाहर तो बिल्कुल निकालना चाहिए। गांव के लोग इसे सामाजिक रूप से अपने गांव में रखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। एक पीड़ित ने कैमरे पर बोलने से तो मना कर दिया, लेकिन जो कहानी सुनाई वो बेहद खौफनाक थी। बच्चे ने बताया कि अजीत ने कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर रखी थी, उसने मुझे जबरदस्ती शराब पिलाई, फिर मुझे नशा होने लगा तो मुझे फोन दे दिया जिसमें गंदी फिल्म चल रही थी, बोला यही देखो कुछ नहीं होगा, फिर मुझसे लिपट गया। ये सब काम उसने अपने घर के कमरे में ही किया। मुझे दर्द हो रहा था, मैं चिल्लाने लगा तो उसने मेरा मुंह दबा दिया, फिर जान से मारने की धमकी देने लगा। कहने लगा तुम्हारी फैमिली की बेइज्जती हो जाएगी, तुम्हारी मम्मी को पता चल गया कि तुमने शराब पी है तो वो तुम्हें मारेंगी, पापा तुम्हारे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। इसके बाद उसने मुझे छोड़ा। हैवान अजीत के जुल्मो सितम की ऐसी कई कहानियां हैं, लेकिन सवाल ये है कि हैवान क्या आदतन ऐसा करता था या साजिशन? पुलिस इस बात से हैरान है कि कोई इतने बड़े पैमाने पर वीडियो बनाकर उनका कलेक्शन क्यों रख रहा था। और इसी सवाल ने एक और सवाल पैदा किया, क्या पॉर्न साइट के लिए वीडियो बनाता था अजीत? क्या अश्लील वीडियो को पॉर्न साइट पर अपलोड किया? क्या वीडियो से पैसे कमाने के लिए कुकर्म करता था अजीत? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी पुलिस के पास नहीं है, लेकिन इस एंगल पर भी जांच जारी है। इन तमाम आरोपों के बीच हम आरोपी अजीत के उस डर्टी रूम की पड़ताल करने पहुंचे, लेकिन वहां अब ताला लटक रहा है। अजीत के साथ उसकी मां रहती थी, जबकि उसकी बीवी मंदबुद्धि है। हालांकि अब वो घर छोड़कर जा चुका है। पुलिस अब हर एंगल से मामले की पड़ताल कर रही है। एडिक्शन से लेकर पोर्नोग्राफी तक के हर एंगल को खंगाला जा रहा है।
वैसे भी ऐसी सोच और सनक वाले लोग सोसाइटी के लिए एक बड़ा खतरा बन जाते हैं। देखना होगा इस मामले की जांच पूरी होने पर क्या एंगल निकल कर सामने आता है। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। उधर आपदा के बाद केदारनाथ के पैदल ट्रैक को पूरी तरह फिट करना चुनौती बना है। यही वजह है कि 3 नवंबर के बाद अगली बार के लिए काम शुरू हो जाएगा। तो रामबाड़ा से पुराने रास्ते को फिर से खोलने के प्लान पर भी काम हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। 2013 की तबाही झेल चुके केदारनाथ के पैदल ट्रैक पर 1 दशक बाद आई आपदा ने एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में अगले सीजन के लिए इस ट्रैक को सही करने का काम 3 नवंबर से शुरू हो जाएगा। 2013 के बाद केदारनाथ में काम कर चुके कर्नल अजय कोठियाल हाल में ट्रैक का दौरा करके लौटे हैं। कोठियाल के मुताबिक 6 महीने जब यात्रा बंद होगी तब सोनप्रयाग से केदारनाथ तक पूरे रूट पर काम किया जाएगा। तो जिन 10 जगहों पर भारी नुकसान हुआ है वहां रास्ता फिट किया जाएगा। इतना फोकस इतने टाइम से 2014 के बाद से इतने टाइम से एक्सपीरियंस हो गया है। तो अभी जो बड़ा डैमेज हुआ है वो इस पीरियड में, जबकि जिसे हम लीन पीरियड बोलते हैं 3 नवंबर के बाद में, और अगली बार जब यात्रा खुलेगी तब तक उस पीरियड में अच्छे तरीके से हो जाएगा। केदारनाथ में हर साल आने वाले यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में मौजूदा ट्रैक पर पैदल यात्रियों, घोड़े खच्चर और डंडी कंडी वालों को भी एक साथ चलना पड़ता है। तो आने जाने के लिए एक ही रास्ता होने की वजह से यात्रियों को खासी मुश्किलें होती हैं। इसी व्यवस्था को सुधारने के लिए रामबाड़ा से केदारनाथ तक पुराना पैदल रास्ता शुरू करने का भी प्लान है, जो केदारनाथ जाते हुए पहले बाईं तरफ था। लेकिन 2013 की आपदा में वो रास्ता बर्बाद हो गया। कर्नल कोठियाल के मुताबिक रामबाड़ा से केदारनाथ 1 वे सिस्टम होने से यात्रियों को मदद मिलेगी। अब 10 साल हो गए, अब दोबारा से सरकार कोशिश कर रही है बाएं तरफ वाले रास्ते को, जिसे बोलेंगे रामबाड़ा से गरुड़ चट्टी और आगे, उसको दोबारा ठीक करने की। स्टेबिलिटी एक फैक्टर होता है पहाड़ में, वो स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए काम चल रहा है। और जब जितना जल्दी हो सकेगा दोबारा से रास्ता उस पर जाएगा। उसका एडवांटेज ये भी हो जाएगा कि एक रास्ता जाने के लिए हो जाता है, एक आने के लिए हो जाता है। तो उससे भी फिर जब यात्री बढ़ते हैं, घोड़े खच्चर बढ़ते हैं, डंडी कंडी वाले बढ़ते हैं, तो डेंसिटी और फ्रिक्शन आपस में रिड्यूस हो जाता है। इस बार अब करीब 2 महीने की केदारनाथ यात्रा बची है, तो मौसम ठीक होने के साथ इसी पैदल रास्ते से यात्री केदारनाथ पहुंचेंगे और फिर अगली बार के लिए ट्रैक की मरम्मत का काम शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 30 मिनट में 50 जिले। नमस्कार।